गर्मी की एक शाम थी। छोटे से गांव रामपुर में सूरज डूब रहा था। आम के पेड़ों की छाया में बैठे दादाजी अपने पोते राजू को कहानी सुना रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये थी हमारे देश की आज़ादी की कहानी। हवा में आम के फूलों की खुशबू घुली हुई थी और दूर से गाय भैंसों की आवाजें आ रही थीं। ये वही गांव था जहां कभी अंग्रेजों का डर था और आज यहां आज़ादी की हवा बह रही थी। राजू ने पूछा, दादाजी, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन पहले क्या था? दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और गहरी सांस ली। वे बोले, बेटा, आज से लगभग 80 साल पहले हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजों का राज था यहाँ। वे हमें अपना गुलाम समझते थे। उन दिनों हमारे पास कुछ भी अपना नहीं था, न अपनी सरकार, न अपने नियम, न अपनी आज़ादी। राजू के माता पिता भी पास आकर बैठ गए। दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वे उन पुराने दिनों को फिर से जी रहे हों। उन दिनों हमारे गांव में भी अंग्रेजों का डर था। गांव का कलेक्टर अंग्रेज था। उसका नाम था मिस्टर जॉनसन। वो बहुत क्रूर था। उसकी नीली आंखें थीं और लंबी मूछें। जब वो घोड़े पर बैठकर गांव आता था तो सारे लोग डर जाते थे। गांव वाले उससे इतना डरते थे कि उसे देखते ही सिर झुका लेते थे। बच्चे अपनी माओं के पीछे छुप जाते थे। दादाजी ने आगे बताया, उन दिनों अंग्रेजों की एक बहुत बुरी नीति थी। वे हमारे किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। अगर फसल अच्छी हो या बुरी हो, टैक्स तो देना ही पड़ता था। कई बार तो किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचता था, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी टैक्स देना पड़ता था। एक दिन की बात है, गांव के किसान रामू काका के पास बहुत अच्छी फसल हुई थी। उन्होंने मेहनत करके गेहूं और धान उगाया था। लेकिन जॉनसन ने कहा कि सारा अनाज सरकार को देना होगा। रामू काका ने हाथ जोड़कर विनती की कि कुछ अनाज उनके परिवार के लिए छोड़ दिया जाए। उनके घर में छोटे बच्चे थे, बूढ़े माता पिता थे, लेकिन जॉनसन ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और रामू काका को मारा पीटा, फिर सारा अनाज ले गया। उस दिन रामू काका की पत्नी बहुत रोई थी। राजू की मां ने दुखी होकर पूछा, तो क्या लोग कुछ नहीं कर सकते थे? दादाजी ने सिर हिलाया। बेटी, उन दिनों लोग बहुत डरे हुए थे। अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, तोपें थीं, हमारे पास तो सिर्फ लाठी थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी। गांव के पंडित जी गुप्त रूप से लोगों को समझाते थे कि यह अन्याय है। वे कहते थे कि यह हमारा देश है, हमारी जमीन है, फिर ये विदेशी लोग यहां राज क्यों कर रहे हैं? पंडित जी अक्सर शाम को मंदिर में लोगों को इकट्ठा करते थे। वे संस्कृत के श्लोक सुनाते थे, जिनका मतलब था कि अपने देश से प्यार करो, अपनी संस्कृति का सम्मान करो। धीरे धीरे लोगों के मन में एक आग जलने लगी। वे समझने लगे कि हमें कुछ तो करना ही होगा। फिर एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था विजय। वह शहर से पढ़कर आया था। उसके पास किताबें थीं, अखबार थे। उसने गांव वालों को बताया कि पूरे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर जगह लोग जाग रहे हैं। उसने महात्मा गांधी के बारे में बताया। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गांधी जी कौन थे दादाजी? दादाजी की आंखें चमक उठीं। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे बेटा। वे दिखने में बहुत साधारण थे, छोटे कद के, पतले दुबले, चश्मा लगाते थे, लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत थी। वे अहिंसा में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि हम बिना हिंसा के भी अंग्रेजों को भगा सकते हैं। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। सत्याग्रह का मतलब है सच के लिए लड़ना, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। दादाजी ने आगे बताया कि विजय ने गांव वालों को बताया कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। उन्होंने दांडी तक पैदल यात्रा की थी। 380 किलोमीटर पैदल चले थे, सिर्फ नमक बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय नमक नहीं बना सकते। उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया था। सोचिए, नमक जैसी जरूरी चीज पर भी टैक्स। गांधी जी ने कहा था कि समुद्र का पानी तो भगवान का दिया हुआ है, इस पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया।
उस दिन पूरे देश में लोगों ने नमक बनाया। ये एक संकेत था कि अब हम डरते नहीं हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारे गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने तय किया कि वे भी कुछ करेंगे। पहले तो छोटी छोटी बातों से शुरुआत की। अंग्रेजी कपड़े पहनना बंद कर दिया। गांव की औरतों ने चरखा चलाना शुरू कर दिया। वे अपना कपड़ा खुद बनाने लगीं। विदेशी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया। यहां तक कि विदेशी चीनी भी नहीं खाते थे, गुड़ खाते थे। राजू के पिता ने पूछा, लेकिन पिताजी क्या सिर्फ गांधी जी ही लड़ रहे थे? दादाजी मुस्कुराए। नहीं बेटा, और भी बहुत से वीर थे। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे जो अलग तरीके से लड़ते थे। वे मानते थे कि कभी कभी हिंसा भी जरूरी होती है। वे कहते थे कि अंग्रेज तो हमारे ऊपर हिंसा करते हैं, तो हमें भी उनसे लड़ना चाहिए। भगत सिंह बहुत बहादुर थे। सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन शेर जैसा दिल था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, सिर्फ अंग्रेजों को डराने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम डरते नहीं हैं। उन्होंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की थी। बम फेंकने के बाद वे वहीं खड़े रह गए। वे भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे। उन्होंने कहा था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति अमर रहे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे मुस्कुरा रहे थे। जेल में भी वे डरे नहीं। वे जेल में भूख हड़ताल की। वे चाहते थे कि राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। आखिर में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन मरते वक्त भी वे डरे नहीं। वे हंसते हुए फांसी के फंदे पर गए। और सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्हें नेताजी कहते थे। वे बहुत तेज दिमाग के थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। वे कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जापान और जर्मनी से मदद ली थी। वे चाहते थे कि हर तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। दादाजी की आवाज में गर्व था। हमारे गांव के विजय ने भी तय किया कि वो शहर जाकर आंदोलन में हिस्सा लेगा। जब उसने ये बात घर पर बताई तो सब परेशान हो गए। उसके पिता ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है, अंग्रेज पकड़ लेंगे तो जेल में डाल देंगे। लेकिन विजय की मां ने कहा, जा बेटा, देश के लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? उस दिन उसकी मां ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और आशीर्वाद दिया। विजय शहर गया और वहां जाकर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ गया। वो जुलूसों में हिस्सा लेता था, नारे लगाता था, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो पैम्फलेट बांटता था जिसमें लिखा होता था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। वो लोगों को समझाता था कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। शहर में उसने देखा कि हजारों लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सभी। कॉलेज के छात्र भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़कर जेल जा रहे थे। डॉक्टर अपना इलाज छोड़कर देश की सेवा कर रहे थे। राजू ने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? एक दिन विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक जुलूस में हिस्सा ले रहा था। अंग्रेज पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसे छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कभी कभी तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। वो जेल में भी अन्य कैदियों को प्रेरणा देता था। जेल में उसकी मुलाकात और भी स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। वहां एक बूढ़े व्यक्ति थे जो 20 साल से जेल में थे। उन्होंने विजय को बताया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा है, कैसे हमारे कारीगरों को बर्बाद किया है, कैसे हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है। जब गांव वालों को पता चला तो वे बहुत परेशान हुए। विजय की मां रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही उनमें गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा कि अगर विजय जैसा लड़का इतना कुछ सह सकता है तो वो क्यों नहीं। उन्होंने तय किया कि वे भी कुछ करेंगे। दादाजी ने बताया, गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अब खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ बात करने लगे। जब कलेक्टर जॉनसन गांव आता तो लोग उसका विरोध करते। वे उससे कहते कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, ये हमारा देश है। पहले तो जॉनसन हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग अचानक इतने बहादुर कैसे हो गए। एक बार तो गांव की औरतों ने भी प्रदर्शन किया। वे चरखा लेकर बैठ गईं और कहा कि हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आग में कपड़े जलते देखकर लगता था जैसे गुलामी जल रही हो। गांव के बच्चों ने भी अपना योगदान दिया। वे स्कूल में वंदे मातरम गाते थे। अंग्रेज हेडमास्टर ने मना किया तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मातृभूमि का गान करेंगे।
कोई हमें रोक नहीं सकता। उन दिनों पूरे देश में यही हो रहा था। कहीं सत्याग्रह हो रहा था, कहीं हड़ताल। कहीं लोग जेल जा रहे थे, कहीं लाठी खा रहे थे, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूट रहा था। लोग जानते थे कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए थे। मिलों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल कर रहे थे। किसान अपनी फसल नहीं दे रहे थे। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। राजू की मां ने पूछा, तो विजय का क्या हुआ? दादाजी ने बताया, विजय को 2 साल बाद छोड़ा गया। जब वह गांव वापस आया तो बहुत कमजोर हो गया था। जेल की सजा ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों को बताया कि जेल में उसने और भी स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की थी। उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया था। वे जानते थे कि आज़ादी जरूर मिलेगी। वे कहते थे कि हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाली पीढ़ियां का आज़ाद हवा में सांस लेंगी। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने कहा, करो या मरो, ये अंतिम लड़ाई थी। अब या तो आज़ादी मिलेगी या हम मर जाएंगे। पूरे देश में तूफान आ गया। लोग पागल हो गए थे आज़ादी के लिए। दादाजी की आवाज में जोश आ गया। हमारे गांव के लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े। अब वे डर नहीं रहे थे। वे जानते थे कि आज़ादी पास है। गांव के जवान लड़के शहर गए और आंदोलन में हिस्सा लिया। बूढ़े लोग गांव में ही प्रदर्शन करते रहे। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने बच्चों को भी समझाया। उन्होंने कहा कि तुम भविष्य के भारत के नागरिक हो। तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तुम्हें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। उन दिनों गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग उदास भी थे और खुश भी। उदास इसलिए कि बहुत से लोग जेल में थे। कई परिवारों के कमाने वाले जेल में बंद थे। खुश इसलिए कि वो जानते थे कि अब आज़ादी दूर नहीं। वे महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजों की ताकत कम होती जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अंग्रेजों को अपने देश की चिंता थी। वे समझ गए थे कि अब भारत को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज भी लड़ रही थी। चारों तरफ से अंग्रेजों पर दबाव बढ़ रहा था। राजू ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी फिर आजादी कब मिली? दादाजी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना हाथ राजू के सर पर रखा। 15 अगस्त 1947 को, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन की याद आज भी मेरी आंखों में आंसू ला देती है। उस दिन सुबह सुबह गांव में ढोल बजने लगे। लोग चिल्लाने लगे, आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई। रेडियो पर नेहरू जी की आवाज़ आ रही थी। वे कह रहे थे, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही थी, भारत ने आज़ादी और जीवन की सांस ली। गांव के चौराहे पर तिरंगा फहराया गया। पहली बार हमने अपना झंडा देखा था। कितना सुंदर लग रहा था। केसरिया, सफेद और हरा, बीच में चक्र था। ये झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक था, हमारे संघर्ष का प्रतीक था, हमारे सपनों का प्रतीक था। दादाजी की आवाज भर आई। उस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए थे। बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सभी। जाति पाति का कोई भेद नहीं था। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। सब एक थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, ये गर्व के आंसू थे। विजय भी वहां था। वह रो रहा था। उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसने कहा, आज मुझे लगता है कि जेल में बिताए गए दिन व्यर्थ नहीं गए। आज मुझे लगता है कि हमारी कुर्बानी का फल मिल गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आज हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली होगी। आज हम सच में आजाद हैं। आज से हम अपने देश के मालिक हैं। कोई विदेशी हमें गुलाम नहीं बना सकता। उस दिन गांव में मिठाई बांटी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। बच्चों ने नाचा, औरतों ने गीत गाए, पुरुषों ने ढोल बजाया। पूरा गांव खुशी से पागल हो गया था। राजू के पिता ने पूछा, पिताजी, उस दिन आपको कैसा लगा था? दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, उस दिन का एहसास बयान नहीं किया जा सकता। लगता था जैसे सदियों से बंधी हुई जंजीरें टूट गई हों। लगता था जैसे हम नए सिरे से जन्म ले रहे हों। लगता था जैसे सूरज पहली बार उग रहा हो। लेकिन साथ ही एक डर भी था। डर इस बात का कि अब हमें खुद अपना देश चलाना है। हमें साबित करना है कि हम इसके काबिल हैं। हमें दिखाना है कि हम सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि निर्माण भी करना जानते हैं। उस दिन गांव के पंडित जी ने कहा था, आज़ादी मिलना तो शुरुआत है, असली काम अब शुरू होगा। हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। हमें शिक्षा फैलानी है। हमें गरीबी मिटानी है। हमें एकता बनाए रखनी है।